दोस्तों, आज 10 नवंबर है और आज का जो वीडियो है वो इस मंथ का मेरा पहला वीडियो है। ऐसे में जो पिछले कुछ दिनों से जो छूटे हुए हैं उनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो में शामिल किए जाएंगे। इस कारण से वीडियो थोड़ा जो है बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है और इसलिए लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले 10 दिनों के उसको शामिल किया जाएगा। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करने। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले रोड्रिगो हर्नांडेज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ये मालूम चलता है, एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष 2024 के लिए पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता? तो रोड्रिगो हर्नांडेज ने। ये क्वेश्चन हो जाता है। और तो रोड्रिगो हर्नांडेज किस देश के हैं? स्पेन के हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कि रोड्रिगो हर्नांडेज, इन्होंने बैलन डी ओर 2024 से खिताब जीता, वो स्पेन के हैं। और बैलन डी ओर जो है वो पर्सनल तौर पर किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। रोड्रिगो हर्नांडेज ने रियल मैड्रिड, ये याद रखिएगा, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे रियल मैड्रिड पर। तो रोड्रिगो हर्नांडेज ने रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंगम को मात देकर फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड कहे जाने वाले बैलन डी ओर को जीता। तो विनीसियस जूनियर जो है वो ब्राजील के हैं, रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। जूड बेलिंगम जो है वो इंग्लैंड के हैं, ये भी रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। और रियल मैड्रिड जो है उसने इस समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने विनीसियस जूनियर को माना कि ये हकदार है बैलन डी ओर 2024 को जीतने का। लेकिन जब दिया गया रोड्रिगो हर्नांडेज को तो रियल मैड्रिड ने इसका बहिष्कार किया। तो यहां से हम लोग चार चीज जाने कि रोड्रिगो हर्नांडेज को बैलन डी ओर, पुरुषों का बैलन डी ओर 2024 पुरस्कार दिया गया, वो स्पेन के हैं। रियल मैड्रिड ने इस समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि वो विनीसियस जूनियर को चाहते थे कि वो इस पुरस्कार को जीते या ये पुरस्कार उन्हें दिया जाए। और चौथा है, पर्सनल तौर पर बैलन डी ओर है वो फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड है किसी खिलाड़ी के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं रोड्रिगो हर्नांडेज के इस साल के प्रदर्शन के बारे में। तो रोड्रिगो हर्नांडेज ने वर्ष 2023-24 सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस साल मैनचेस्टर सिटी को लगातार चौथी बार खिताब दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस साल जब स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप जीता, ये जून जुलाई में हुआ था, मिड जून से मिड जुलाई तक हुआ था यूरो कप। तो उसमें स्पेन जीता था और इसने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। तो इस साल जब स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप जीता तो रोड्रिगो ही टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी क्वेश्चन होता है कि इस साल का यूरो कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? तो रोड्रिगो ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। 2003 के पश्चात यह पहला मौका है जब बैलन डी ओर के नॉमिनेशन में मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से किसी का नाम नहीं था। मतलब 2003 से 21 साल तक लगातार 21 साल के बाद ऐसा मौका आया है जबकि न तो लियोनेल मेसी का नाम है और न क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम था जब अगस्त में नॉमिनेशन जारी किए गए थे बैलन डी ओर के लिए। और पिछले साल मेसी ने ये पुरस्कार जीता था लेकिन इस साल नॉमिनेशन में भी इनका नाम नहीं था। और जो रोड्रिगो हर्नांडेज है वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हुए देखे जाते हैं और जनरली हम लोग इनको बहुत सारा गोल करते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि ये डिफेंसिव मिडफील्ड में ज्यादा रहते हैं। और इस साल भी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है इनको यूरो कप का, लेकिन सबसे ज्यादा गोल करने में ये नहीं थे, हैरी केन थे और भी बहुत सारे प्लेयर थे उसमें। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बैलन डी ओर के बारे में चर्चा किया, लेकिन इसके अलावा भी अन्य पुरस्कार बैलन डी ओर में दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला बैलन डी ओर खिलाड़ी या महिला खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 दिया गया एताना बोनवाती को, जो स्पेन की हैं और बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। बार्सिलोना की महिला
फुटबॉल क्लब से खेलती हैं एटाना बोनमाती। और 2023 में भी इन्हें दिया गया था। 2023 में पुरुषों में लियोनेल मेसी को दिया गया था, महिलाओं में एटाना बोनमाती को दिया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने, और सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब का खिताब जीता बार्सिलोना की महिला फुटबॉल क्लब ने। आज का दूसरा क्वेश्चन है वज्र प्रहार। कीवर्ड है वज्र प्रहार। किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार किन दो देशों की सेनाओं के बीच में किया जाता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? भारत अमेरिका का। वज्र प्रहार मीन्स भारत अमेरिका। इस बारे में जान लेते हैं आगे। भारत तथा अमेरिका के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण का आगाज अमेरिका के इडाहो में स्थित आर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार 2 नवंबर से प्रारंभ हुआ। तो वेन्यू क्या है इसका? इडाहो अमेरिका स्थित आर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इसका वेन्यू है। इडाहो याद रखिएगा, इडाहो इंपॉर्टेंट है। ये कब से कब तक चलेगा? तो 2 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में दोनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस के 45 कर्मी शामिल होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखने वाला बात है? वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस साल इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है अमेरिका के इडाहो में, जिसमें स्पेशल फोर्सेस, दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस, भारत के भी अमेरिका के भी 45 कर्मी भाग लेंगे। और एक चीज याद रखने वाला है कि पिछला 2023 में जो वज्र प्रहार हुआ था वो हुआ था भारत में उमरोई। उमरोई कहाँ है? तो मेघालय में है। तो 14वां संस्करण 2023 में आयोजित हुआ था उमरोई मेघालय में वज्र प्रहार का। आज का तीसरा पॉइंट है गूगल को टक्कर देने के लिए ओपन एआई ने नया सर्च इंजन चैट जीपीटी सर्च लॉन्च किया है। तो चैट जीपीटी सर्च क्या है? नया सर्च इंजन है। इसे किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने। और किस लिए? तो गूगल को टक्कर देने के लिए। आज का चौथा पॉइंट भी साथ में ही है। अक्टूबर माह के आखिरी दिनों में 29-30 अक्टूबर को स्पेन में आई भीषण बाढ़ से कम 205 लोगों की मौत हो गई। तो कम से कम मौत हो गई, बाद में और संख्या बढ़ी होगी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया शहर पर पड़ा। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया शहर पर पड़ा, जहां 8 घंटे में ही पूरे साल का बारिश हो गया और इसने वेलेंसिया शहर के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार तेज बारिश का कारण ठंडे और गर्म बादल के मेल से घने बादल का बनना रहा। यही बादल तेज बारिश का कारण बने। स्पेनी भाषा में इसे डाना प्रभाव कहा जाता है। आज का 5वां क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। इस बारे में जान लेते हैं कि ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सरकार डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू करने जा रही है। इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर में किया गया। तो यहाँ 3 बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। ये पहला पॉइंट हो गया, इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटना। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और तीसरा, इसकी शुरुआत कहाँ होगी? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से इस पहल की शुरुआत की गई है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं।